देखो, ना कोई ये ऐड वीडियो है, ना कोई प्रमोशनल वीडियो है, और ना ही मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेच रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अभी क्लास 9 से क्लास 10th में गए हैं। तो जो बच्चे अभी अभी क्लास 9 से 10th में गए हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि, और हेडिंग देख करके आप समझ गए होंगे, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। क्लास 10th को कैसे स्टार्ट करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आप मुझे भैया कह सकते हो, सर कह सकते हो, और आई एम एन एडुकेटर एट पाई क्लासेस पटना। एंड यहाँ पे पाई स्कूल यूट्यूब चैनल पे हम आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये टॉपिक, आखिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा हम लोग क्लास 9th के बारे में बात करते हैं कि क्लास 9th में हमने क्या ऐसी गलतियां की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास 9th बहुत अच्छा गया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका क्लास 9th बहुत अच्छा नहीं गया है। तो आखिर उन बच्चों ने क्या क्या गलतियां की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं इस पर एक वीडियो बनाने लगूँ तो देखो यार, ये एक बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम उस बारे में थोड़ा सा बात नहीं करेंगे। हालांकि मैं बस इतना बता दूं कि क्लास 9th हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। फिर भी अगर हम में से, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो चलो उसको श्रेडर में डालो और हम यहाँ पे क्लास 10th की बात करते हैं। वो गलतियाँ आपको क्लास 10th में नहीं करनी है जो गलतियाँ आपने क्लास 9th में की थी। 10th हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस बात को हमेशा मान के रखो, बोर्ड रहे या नहीं रहे, हमारे लिए 10th क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ, ठीक है। और एक टैगलाइन के साथ हम एक अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा मोटो है, आप जानते हैं, दैट इज़ एडुकेशन इज़ लाइफ। एडुकेशन जो है ये लाइफ है ना, यही जीवन है। इट इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इट इज़ लाइफ। तो अभी 10th क्लास को कैसे स्टार्ट करना है, आप ये वीडियो मार्च में देख रहे हैं या अप्रैल में देख रहे हैं, डजेंट मैटर। हम 10th क्लास में क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे कि 10th क्लास के अंत में हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और हम जो भी चीज़ें पढ़े वो हमारे पास यहाँ रहे। यहाँ कई बार क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं और बाद में क्या होता है कि चीज़ें हम भूलते जाते हैं। तो उसको कैसे, उन गलतियों को नहीं करना है, इस बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, क्लास 10th को पढ़ना कैसे है। हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। सबसे पहले देखिए, आप कहीं भी क्लास करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, और क्लास 9th में हालांकि बहुत सारे बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि क्लास 9 देखो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड क्लास है। वो एक ऐसी क्लास है जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते, टीचर्स उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। बट 10th में आने के बाद एक सबके अंदर एक बेचैनी आ जाती है कि अरे यार 10th आ गया, बोर्ड आ गया, अब क्या करेंगे, कैसे मार्क्स लाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है ना जिन बच्चों का स्कोर बहुत खराब रहा, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर ना एक अलग प्रेशर आ जाता है 10th का, कि 9th में हमने ध्यान नहीं दिया और 10th में आते ही, अब चूंकि हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ वर्क है, हम कितना काम कर सकते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। अब इस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, सवाल ये है। तो जो वीक बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। हालांकि तुम वीक बच्चे हो या तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो तुम सब के लिए है। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुम कहीं भी क्लास करते हो या पढ़ते हो, आप स्कूल में की क्लासेस में आपको ध्यान देना है, चाहे आप यूट्यूब में पढ़ते हैं, चाहे आप अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, या आप अपने ट्यूशन में पढ़ते हैं। वहाँ पे आपको जो भी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को आपको बहुत सीरियसली देखना है, बहुत सीरियसली आपको उन क्लासेस में ध्यान देना है। रीज़न क्या है, देखो इसके पीछे का रीज़न एक साइंटिफिक रीज़न है। हम जो भी पढ़ते हैं किसी दिन, उसका सिर्फ, अगर आपने बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ा तो उसका सिर्फ 80% आपके ब्रेन में रहेगा, और उसका 20% आपके ब्रेन में नहीं रहता है। 20% में आपको प्रॉब्लम्स होती है। और अगर आप घर पे आने के बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हैं तो ये बदल जाता है। ये आपका 80% टू 20% से हटके 20% टू 80% प्रॉब्लम में चला जाता है। और अगले दिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो अगले दिन खत्म, कहानी 1-2 दिन के अंदर पूरी समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से आप क्लास में जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो। देखो, तुम लोग अगर स्कूल में बिताते हो तो वहाँ 5 घंटे का समय होता है, एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट दैट। आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कांट लेट योर ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम गो अवे। अपना समय किसी को मत दो, किसी को नहीं, समझ गया ना। अब क्लास 10th में वो थोड़ी हरकतें जो तुम लोग करते थे उसको भी बंद कर देना। क्लास 9
अभी से निब्बा निब्बी वाली हरकतें तुम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो क्लास 10th में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी क्लासेस करते हैं आप बहुत सीरियसली उन क्लासेस को अटेंड करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो दूसरा चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज़ योर एनसीईआरटीज। देखो ये एनसीईआरटीज जो है ना, ये एनसीईआरटीज ये तुम्हारे लिए भागवत गीता है। ये तुम्हारे लिए क्या है? भागवत गीता है। तो आपको अपने एनसीईआरटीज पे पूरा ध्यान देना है। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट, ये रूल याद कर लो मेरा कि कम से कम चीजें आपको पढ़नी है। देखो एग्जाम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं। आप 1000 बुक पढ़ लो, 2000 बुक पढ़ लो, 5000 बुक पढ़ लो, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एस चंद पढ़ लो, और भी अदर पब्लिकेशंस के बुक हैं आप वो पढ़ लो, भारती वन पढ़ लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। इस बात को आपको क्लियरली समझना है। आप 1000 बुक पढ़ के भी मार्क्स नहीं ला सकते हो। और एक दूसरा बच्चा जो है ना, जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है, वो आपसे ज्यादा मार्क्स लाएगा एंड में। और आपने बहुत सारी पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली तब भी तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा, और जो दूसरा बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी। कोई भी एक बुक जो आप पढ़ते हैं उसी को आपको बार बार पढ़ना है। एक ही चीज को आपको बार बार रिपीट करने से ना वो चीज आपके ब्रेन में ना परमानेंटली फिट हो जाती है, परमानेंटली, ठीक है। तो आप एनसीईआरटीज पढ़ो, ये आपके लिए भागवत गीता है, ठीक है। मैं गीता का स्पेलिंग गलत लिखा हूं, तो ये आपके लिए क्या है? भागवत गीता है। दूसरी चीज जो इसके बाद आप करेंगे, दैट यू आर गोइंग टू मेक नोट्स, आप नोट्स बनाएंगे। ये तीसरी चीज है, ठीक है। तो नोट्स आपके लिए बनाना है। नोट्स आपका एक्सटेंसिव होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम पूरे किताब को उठा के हमने नोट्स में डाल दिया, ऐसा नहीं करना होता है। नोट्स को हम जो बनाते हैं वो नोट्स हमारे लिए आपका एक एक्सटेंसिव नोट्स होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्विक रिवीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आप बनाएंगे। हालांकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आगे चल के किसी वीडियो में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, एंड आई शेयर यू द लिंक्स ऑफ द नोट्स। आप पीडीएफ फाइल्स के आपको लिंक्स भेज दूंगा मैं, अब आप वहाँ से देख लेंगे। तो नोट्स को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है, हालांकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 काम जब आप कर लेते हैं ना, अपने क्लास भी कर लिया बढ़िया से, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया और नोट्स भी कर लिया, इसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन में फिट हो जाते हैं। तो आपके पास तो कॉन्सेप्ट्स आ गए, अब उन कॉन्सेप्ट्स को चेक करना है। तो चेक करने के बाद जो स्टेप आप करने वाले हैं, दैट इज यू आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस। आप सवाल बनाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइजेस सबसे पहले देखो, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की किताब के अंदर जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटी वाली एक्सरसाइजेस, उनको पहले करना है। फिर आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जो पीछे होता है, उनको आपको करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, क्वेश्चंस तुमको सारे बनाने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे ना, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी बढ़ता है। आपकी जो एंजाइटी है एग्जामिनेशंस को लेकर के वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना, एक्सरसाइज सॉल्व करना, इट इज हेल्दी फॉर योर कॉन्फिडेंस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट रिवीजन। अगला चीज जो आप ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। देखो रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है तुमको, तो मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा, संडे को रिवीजन करो। संडे को कुछ मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन पढ़ो। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, गलती हम लोग जब स्कूल में रहते करते हैं, इतनी अपना नोट्स कंप्लीट नहीं करते, कॉपियां कंप्लीट नहीं करते, बहुत सारा पेंडिंग वर्क होता है, संडे को लेके हम बैठे रहते हैं। भाई देखो, थोड़ा सा ना आप अगर डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको आपका संडे जो है ना वो बचेगा। तो संडे को आपको एंजॉय भी करना है, मूवीज़ देखना है, मूवीज़ देखो, लेकिन आपको संडे को क्या करना है, आपको संडे को रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा, इसको आप संडे को रिवाइज कर लो। रिवीजन का एक बहुत मस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि मान लो किसी मंथ में, जैसे अप्रैल का मंथ है, अब अप्रैल के मंथ में आपने वीक 1 में किसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का, वीक 1 में आपने फर्स्ट चैप्टर किसी सब्जेक्ट का पढ़ा, ठीक है। तो आप इस वीकेंड पर, जब इस वीक का संडे होगा, तो उस संडे को आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे। अब करना यह है आपको कि वीक 2 में अब आप कितने पढ़े, आप इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे,
तो इसका जो संडे आएगा ना, इस संडे को आपको क्या करना है, इस संडे को आपको अब ये चैप्टर सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, अब आपको एक कंटिन्यूटी लेके चलनी है अपने साथ कि आप ये फर्स्ट चैप्टर प्लस ये सेकेंड चैप्टर, आपको दोनों चैप्टर एक साथ रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे अगले दिन तो 1 2 3 ऐसे करके पढ़ो। मतलब हम ना पीछे वाली चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमें जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि हम आगे पढ़ गए, हमने वो चैप्टर पढ़ लिया और दिमाग से जब पीछे मुड़ के देखा तो हमारे दिमाग में वो चैप्टर ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं है। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपको अप्लाई करना है। अभी आप चाहे देखो किसी भी क्लास में हो, पढ़ने का तरीका यही होता है, ठीक है। रिवीजन करने का तरीका यही होता है। रिवीजन करने का ये तरीका नहीं होता है कि आपने नोट्स ऐसे उठाया और बदर 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 आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चा, एक चीज़ आप अपने ब्रेन में फिट कर लो, एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू, वो ये है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनेशंस में ना, एग्जाम में आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं बेटा। क्या लिखने के मार्क्स मिलते हैं? कहने का मतलब ये हो गया कि आप एग्जाम के अंदर बोल के तो आंसर लाने वाले नहीं हो। तो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके लिए राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही तो कहा मैंने कि आपको एक्सरसाइज बनाने हैं, ठीक है। आपको रिवीजन करते समय में भी आपको कोई चीज़ लिखनी है। जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर तुमने पावर शेयरिंग पढ़ ली, अब तुम पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना उनको लिखो। क्या हुआ था बेल्जियम में, उनको उसको लिखो। श्रीलंका में क्या हुआ था उसको लिखो। आपने फेडरलिज्म पढ़ा उसको लिखो, ठीक है। मैप्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही क्या होगा ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये 5 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें आपको ना टर्टल बन जाना है। टर्टल यानी कि कछुआ, आपको टॉर्टोइज बन जाना है। और टॉर्टोइज बन के आपको ये 5 चीजें पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर आपको इस चीज को फॉलो करनी है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आपको इस पूरे चीज को फॉलो करनी है। पूरे साल भर इस चीज को फॉलो करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। भले तुम 9th में कितने भी वीक रहे, भले तुमने 9th में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब आप 10th क्लास में क्या करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूं, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखो कि आपको मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। और मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ही यही होता है, आप कम चीजें पढ़ें लेकिन उसको ज्यादा रिवाइज करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वो एनी टाइम आपके ब्रेन में हो। तो मिनिमम इनपुट के साथ, मिनिमम रिसोर्स के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आना है। 3 काम जो आप पूरे साल भर करेंगे, सिर्फ 3 काम, और ये 3 काम आपको बेटर रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। 3 काम आपको बेटर रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेगा। और वो 3 काम क्या है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटीज पढ़ना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, और इस पूरे प्रोसेस को एक कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ करना है। क्लास 10th है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ें। हर किसी के पढ़ने की अलग क्षमता होती है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर ना तुलना करने लग जाते हैं। एंड पेरेंट्स को भी मैं यही चीज़ जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे बच्चे को कंपेयर ना करो। देखो हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है। आप में से ना एनसीईआरटी जब तुम पढ़ते हो, या कोई भी मान लो एनसीईआरटीज के अंदर 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट वीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको एक दिन एक सब्जेक्ट लिया और उसी सब्जेक्ट को दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो, भाई तुम बोर हो जाओगे। इस बात को तुम समझ लो। और उस सब्जेक्ट से इतने ज्यादा बोर हो जाओगे कि अगली बार वो सब्जेक्ट तुमको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। वैसी सिचुएशन हमें क्रिएट नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप मिनिमम 2 बुक्स को एक दिन पढ़ेंगे, मिनिमम 2 बुक्स, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, आपकी कोई ऐसा बुक जिसमें आप स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा कम टाइम दे करके, जिस सब्जेक्ट में आप को लग रहा है कि आपकी वीकनेस ज़्यादा है, आप उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन कंबाइन करके पढ़ो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक ही किताब को एक दिन बैठ के 6-6 घंटे 7-7 घंटे ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करते रहना है। आपको एनसीईआरटीज, फिर रिवीजन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास 10th में है तो ठीक है, एंजॉयमेंट भी करना है थोड़ा बहुत, और आपको उसके बाद
पढ़ाई भी करनी है एक सिस्टमेटिक वे में। जब आप पढ़ाई करोगे, अच्छा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने का क्या तरीका हुआ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखो अभी जब सेशन स्टार्ट होगा तो हम में से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे पता है, हम में से ज्यादा बच्चे ना टाइम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टाइम टेबल। 9 बजे उठूंगा, 9 बजे नहीं बनाएगा, 4 बजे उठूंगा, 4 से 5 एक्सरसाइज करूंगा, नहाऊंगा, 5 से 6 पढ़ूंगा, 6 से 7 तैयारी करूंगा, तैयार होऊंगा, फिर ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद स्कूल जाऊंगा, फिर स्कूल से 2 बजे 3 बजे आऊंगा, फिर 1 घंटा आराम करूंगा, फिर 4 बजे से 6 बजे तक कोचिंग जाऊंगा, फिर 6 से 7 थोड़ा टीवी देखूंगा, गेम खेलूंगा, फिर 7 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक पढ़ाई करूंगा। देखो ये चीज़ ना सक्सेसफुल नहीं होता है, ये चीज़ कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि आजकल के समय में हम जो इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हमारी बिहेवियर हो गई है, हम एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो गए हैं, हम एक लेजी बर्ड हो गए हैं। हम सडन चेंज अपने बॉडी के अंदर लाएंगे ना, हमारा बॉडी उसको झेल ही नहीं पाएगा, आपका बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ में। तो आपको अपने बॉडी को समझते हुए ये काम करना है, आपको अपने ब्रेन को लालच देते हुए धीरे धीरे हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे। टाइम टेबल नहीं बनाओ, व्हाट आई रिकमेंड इज दैट आप टाइम टेबल को भूल जाओ, आप बनाओ अपने लिए एक टास्क टेबल। टास्क टेबल का मतलब ये हो गया कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को, हर चीज़ को डिवाइड कर दो। अगर तुमको 6 महीने में सिलेबस को खत्म करना है, 5 महीने में करना है, तो उस हिसाब से बांट दो। तो सिलेबस को बांट के तुम क्या करो, सबसे पहले अपने सिलेबस को ना, तुम जितना भी तुम्हारे पास सिलेबस है, तो तुम अपने सिलेबस को सबसे पहले मंथली बेसिस पे करो कि एक मंथ के अंदर मुझे इतना सिलेबस खत्म कर देना है। उसके बाद तुम अपने उस सिलेबस को वीकली बेसिस पे करो कि एक वीक के अंदर उतना सिलेबस खत्म कर देना है, और उसके बाद तुम अपने सिलेबस को डेली बेसिस पे करो। एक एग्जांपल के तौर पे ले, मान लो तुम्हारे मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स के अंदर। अब मैथ्स के अंदर ये जो 15 चैप्टर है ना, आप सपोज करें आप कहेंगे सर इन 15 चैप्टर को मैं 5 महीनों में खत्म कर दूंगा, 5 मंथ्स में। तो इसको डिवाइड करोगे तुम 5 मंथ्स से, तो क्या पता चलेगा कि एक मंथ में तुमको कितने चैप्टर करने हैं, 3 चैप्टर्स करने हैं। फिर वीक में कर दो, आप एक वीक में कम से कम आपको 1 चैप्टर कर लेना है, और 1 चैप्टर एक वीक में मैथ का करना डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। आप आराम से 1 सप्ताह के अंदर मैथ का 1 चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो 15 चैप्टर जो है ना, वो आपका 5 महीने में खत्म हो जाएगा। अगले 5 महीने में आप उसी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ो, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। सो दैट इज द वे। आप एक टास्क टेबल बनाइए कि मुझे वीक में 1 चैप्टर हुआ, तो डेली, फिर यहाँ से अब तुम देखो डेली तुम कितने एक्सरसाइजेस को बनाओगे आराम से, यू आर हैविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। फिर जब तुम ऐसे बांटोगे ना, तो तुम्हारे पास रिवीजन करने का जो मैं बता रहा था तरीका कि आपके पास संडे को आपको रिवीजन करना है, इसका भी आपको परफेक्ट टाइम मिलेगा, आपको बढ़िया तरीके से आप उसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो करो, आप टास्क टेबल बनाओ, ना कि टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल तो वैसे भी हम लोगों से फॉलो नहीं होता है, हमारी बॉडी को उस चीज की आदत ही नहीं है, और अचानक से हम अपने बॉडी में बदलाव नहीं ला सकते। ये एक सडन चेंज वाली चीज नहीं है। आपके बॉडी को अगर बदलना भी होगा ना, तो आप अगर बदलना भी चाहते हैं तो आपको ये धीरे धीरे करना होगा। देखो पेशेंस रखना होता है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। आप 2 दिन इन सब के चीज में ना, पेशेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेडिकेशन तो है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। अब एक चीज देखो, कंसिस्टेंसी के लिए, डेडिकेशन के लिए, पेशेंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज के लिए एक ही चीज जरूरी होता है, और वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन याद रखिए, ये डिसिप्लिन जो है ना, ये डेडिकेशन, मोटिवेशन, और देखो बाहर से मोटिवेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ना सिर्फ डिसिप्लिन्ड रहना है, आप इस चीज़ को फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन, सब बढ़िया होगा, आपके रिजल्ट्स भी बढ़िया आएंगे, ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। क्लास 9th में जो भी हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि याद रखो, आप ये जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, वी आर स्टडिंग फॉर लाइफ।
हमेशा याद रखिए, एडुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ के चलो आईएएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे या कोई बड़ा आदमी बन जाओगे। इट इज़ लाइफ, एडुकेशन इज लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर। सो एडुकेशन इज लाइफ ना, दिस मीन्स यू आर एडुकेटिंग योर सेल्फ फॉर लाइफ। तो इस चीज़ में कंजूसी मत करो, अपना टाइम किसी को मत दो, कहीं भी वेस्ट नहीं होने दो, एंजॉय करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंजॉय नहीं करना है, एंजॉय करो, लेकिन जो चीज़ आपका प्राइमरी टास्क है, इस अपने पूरे प्राइमरी टास्क को बढ़िया तरीके से करो। 5 चीज़ें मैं रिकैप कर देता हूँ। आपको क्लास में बढ़िया से अटेंड करना है, स्कूल तो डेली जाना है आपको, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप बीमार नहीं पड़ते हैं, कोई बिना जरूरी आप स्कूल एब्सेंट नहीं करिए, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ते हैं उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटीज़ पढ़िए, फिर आप नोट्स क्रिएट करिए, या नोट्स नहीं होता है तो दैट वी विल प्रोवाइड टू यू। तीसरा चीज़ नोट्स हो गया आपका। चौथा चीज़ आपके लिए जरूरी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एनसीईआरटीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बना दो, पुष्पराज सारा क्वेश्चन बना डालेगा। ये वाली एटीट्यूड रखो, हर एक क्वेश्चन बना दो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको कंटिन्यूअस चीज़ों को रिवीजन करना है। पहला चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद वाले संडे को पहला चैप्टर का रिवीजन, पहला और दूसरा पढ़ लिया तो अगले संडे को सबका रिवीजन, फिर उसके अगले संडे को शुरू से जो पढ़ा था उसका रिवीजन। तो रिवीजन ऐसे करेंगे ना तो जो चीज़ें आप पढ़ लेते हैं वो आपके दिमाग में से कभी नहीं निकलती हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है। लास्ट में मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा, ये जो आपका है ये गोल्डन रूल है आपका। इस गोल्डन रूल को आपको पूरे साल भर फॉलो करना है, ठीक है। सारी चीज़ें एंजॉय करने के साथ साथ, क्योंकि 10th क्लास दोबारा नहीं आता है, तो अपने जीवन को बोरिंग नहीं बनाना। एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, रिवीजन करना है कंसिस्टेंसी के साथ, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए लेके आओगे, जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो तुम्हारे यहाँ रहेंगे और तुम कभी उसको नहीं भूलोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आज के लिए इतना ही, और आपके साथ मिलते हैं क्लासेस में बहुत जल्द। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके सोशल साइंस के क्लास मैं खुद लेता हूँ, तो सोशल साइंस के वीडियोज़ मैं उस पर अपलोड कर दूँगा और चीज़ों को बोरिंग नहीं करूँगा, तो घबराना नहीं। तो बस थैंक यू।